Hello students, welcome to our YouTube channel Decode Class. Today we will discuss about the electrostatic potential due to a dipole. We have already discussed the electric field due to a dipole. डाइपोल क्या होता है आप सब जानते हैं। क्या? जब दो इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस पर सेटअप किया जाता है तो जो सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड डाइपोल। द सिस्टम ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस नियर ईच अदर इज डिफाइंड एज डाइपोल, राइट। तो डाइपोल की वजह से अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में डाइपोल के लिए तीन केस बनाए थे। एक एक्सियल पोजीशन, दूसरा इक्वेटोरियल और तीसरा एट एनी पॉइंट यानी जनरल पॉइंट। सबसे पहले हम लोग यहाँ भी एक्सियल पोजीशन लेके चलेंगे। हम लोग किसकी बात करेंगे? एक्सियल पोजीशन के लिए, मतलब कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो बात करेंगे किसके लिए बात करेंगे? एक्सियल पोजीशन के लिए, कि एक्सियल पोजीशन में हमारा पोटेंशियल कितना होता है। आप जानते हैं एक्सियल पोजीशन क्या होती है, एक्सेस क्या होती है। तो दोनों चार्ज को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है दैट इज कॉल्ड आवर एक्सेस, एंड द पॉइंट सिचुएटेड इन द एक्सेस इज, या वो पोजीशन जहां जो एक्सेस पे होती है वो आपकी क्या कही जाती है? एक्सियल पोजीशन कही जाती है, राइट। जैसे हम लेके चले, हमारे पास ये आपका माइनस क्यू चार्ज है और ये हमारे पास बेटा क्या है? प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हमने ले रखी है वो बेटा डिस्टेंस हमारे पास 2L है, राइट। ये हमने डाइपोल का सेंटर लिया O। तो बेटा आप जानते हैं कि अगर सेंटर से इधर की डिस्टेंस देखें तो बेटा ये क्या होगी? L होगी, और इधर से देखें तो भी क्या होगी बेटा? हमारे पास L होगी। क्लियर? क्योंकि सेंटर जो होता है वो हमारा जस्ट मिडिल होता है। हमें इसके सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे P पे हमें क्या निकालना है बेटा? पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, राइट। याद रहे आपको कि ये जो डिस्टेंस r है ये ये 2L की कंपेयर में वेरी हाई है, मतलब कि r जो है वेरी लार्ज है इन कंपेयर टू 2L डिस्टेंस, क्योंकि ये 2L डिस्टेंस एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस होती है, राइट। अब हम इसके पहले जो पोटेंशियल कैलकुलेट किए थे वो किसकी वजह से किए थे? एक पॉइंट चार्ज की वजह से, राइट। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फार्मूला हम जानते हैं, V = 1/4πε0 Q/r। क्लियर? और जो हमारा डाइपोल होता है बेटा एक्चुअली में ये किससे मिलके बना होता है? 2 पॉइंट चार्ज से। तो हमें अगर पॉइंट P पे पोटेंशियल चाहिए तो हम क्या करेंगे कि दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट P पे अलग अलग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और उस पोटेंशियल को हम ऐड कर देंगे, तो जो हमें मिलेगी वैल्यू वो हमारी क्या होगी? नेट पोटेंशियल एट P ड्यू टू अ डाइपोल, राइट। अगर बेटा आप डिस्टेंस की बात करें, आपकी सेंटर से पॉइंट P की डिस्टेंस R है, ठीक है। अगर आप प्लस Q से डिस्टेंस की बात करें तो बेटा ये बताइए, यहां से आपकी P की डिस्टेंस R है और यहां से ये डिस्टेंस कितनी है? L। तो अगर हमें प्लस Q चार्ज से ये डिस्टेंस चाहिए तो बेटा ये कितनी होगी? R - L होगी। R में हम L को सब्सट्रैक्ट कर दें तो शायद हमें इस प्लस Q से P की डिस्टेंस मिल जाएगी। और यहां से आपकी R है तो अगर हम उसमें इतना L ऐड कर दें तो हमारी माइनस Q से जो डिस्टेंस होगी वो R + L ऑब्टेन हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। हमें क्या करना है? पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at P due to माइनस Q चार्ज। हम सबसे पहले बेटा माइनस Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं। कहाँ पे? P पे। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? बाय द फार्मूला। तो आपके पास बेटा फार्मूला क्या होता है एक पॉइंट चार्ज के लिए? तो आपने पढ़ा है V = 1/4πε0 Q/ बेटा क्या होता है? R होता है। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि पोटेंशियल जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है,
और स्केलर क्वांटिटी में जो चार्ज का सिंबल होता है प्लस क्यू माइनस क्यू, वो सिंबल यूज किया जाता है, बट जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनमें हम सिंबल यूज नहीं करते हैं बिकॉज दे रिप्रेजेंट डायरेक्शन, राइट। तो अब अगर हम माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल V1 ले लें तो V1 इक्वल्स बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा माइनस क्यू अपॉन आर, क्या की जगह क्या आएगा प्लस माइनस क्यू से डिस्टेंस आर प्लस एल, तो माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल, राइट। ये किसकी वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से। अगर हम ऐसे ही 10 अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से कैलकुलेट करना चाहें और उसे हम V2 ले लें तो V2 इक्वल्स भी हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस क्यू की जगह प्लस क्यू आएगा, और प्लस क्यू से डिस्टेंस कितनी है r माइनस एल है, तो हमारे पास इतना आ जाएगा। किसकी वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r माइनस एल। क्लियर। सो हमें क्या चाहिए, नेट पोटेंशियल एट पी, नेट पोटेंशियल एट P। अगर नेट पोटेंशियल चाहिए, आप जानते हैं पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटीज को नेट निकालते समय क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं, और अगर यही वेक्टर क्वांटिटी होती तो हम इसको क्या करते हैं बेटा, दोनों को वेक्टर एडिशन के कॉन्सेप्ट से ऐड करते हैं। तो अगर हम इनको डायरेक्ट ऐड करते हैं अलजेब्रिक मेथड से, तो V की जगह V इक्वल्स ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल, और यहाँ प्लस लगा के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बेटा क्या आ जाएगा आर माइनस एल आ जाएगा V2 की जगह, और V1 की वैल्यू हमने ये पुटअप कर दी। अगर आप देखें तो दोनों में हमें Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या मिल रहा है, कॉमन है दोनों में है। ये वाला टर्म हमारा -1/r प्लस एल होगा, और ये वाला टर्म 1/r प्लस एल r माइनस एल होगा। तो हम पहले पॉजिटिव वाले टर्म को लिख देते हैं 1/r माइनस एल, और फिर इस वाले टर्म को लिखते हैं -1/r प्लस एल। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही लिखा रहने दें, और अंदर देखें हम दोनों का क्या ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम जब लेंगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो r माइनस एल और r प्लस एल आ जाएगा। अब बेटा आप जानते हैं जब दोनों का मल्टीपल आपका डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया जाता है, तो सेकंड वाला जो टर्म होता है वो आपका फर्स्ट में न्यूमरेटर बन के चला जाता है, और जो फर्स्ट वाला टर्म होता है डिनोमिनेटर का वो सेकंड में न्यूमरेटर बन के चला जाता है। तो अब अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा r प्लस एल। हालांकि ये टर्म यहाँ तब आता है जब ऊपर न्यूमरेटर 1 हो, अगर यहाँ पे कोई दूसरी नंबर है तो फिर इन दोनों का मल्टीपल यहाँ पे आएगा। क्लियर है ना, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो बेटा यहाँ पे r माइनस एल, अब माइनस लग के r माइनस एल होगा, तो बेटा जब माइनस लगेगा तो ये वाला r हो जाएगा माइनस का और एल हो जाएगा प्लस का, तो ये क्या बचेगा -r प्लस एल ऐसे कुछ। तो बेटा -r से ये प्लस r क्या हो जाएगा, कैंसिल। और देखें गौर से तो यहाँ पे आपके पास Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा, और अंदर हमारे पास बचेगा बेटा 2l अपॉन, गौर से देखिए तो a प्लस बी और a माइनस बी वाले फार्मूले से ये r² माइनस l² हमारे पास आ जाएगा। भाई a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ पे अगर देखें तो r प्लस एल और माइनस एल क्या हो जाएगा, r² माइनस l²। क्लियर। आगे अगर हम करें तो v इक्वल्स बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप अलग कर लीजिए। क्लियर। q इंटू 2l एक साथ लिखा रहने दीजिए, और नीचे क्या लिखा है आपके पास r² माइनस l²। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो r है हमारी, एज r इज ग्रेटर देन l, then r² will greater than l², hence we can neglect l² with compare to r², right? क्योंकि बेटा आप जानते हैं अगर बड़ी नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो वो उतना ही तेजी से बढ़ती हैं, छोटी नंबर्स का स्क्वायर मतलब एक से छोटी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो उतना ही तेजी से रैपिडली डिक्रीज होती हैं। तो अगर r आपका ऑलरेडी l से काफी बड़ा है
तो अगर दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस देखोगे, गैप देखोगे, तो वो और भी बड़ा हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दें तो v इक्वल्स बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और बेटा ऊपर क्या बचेगा, q इंटू 2l अपॉन बेटा क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। और आप जानते हैं q इंटू 2l जो होता है ये क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज अवर p, और हेंस v इक्वल्स बेटा आपके पास क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2l की जगह आप क्या लिख देंगे, p अपॉन आर स्क्वायर। और यही आपका एक्सियल पोजीशन के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल फॉर एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, राइट। ओके, अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर? हमने एक्सियल पोजीशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, एक डाइपोल की वजह से, राइट। इक्वेटोरियल आप जानते हैं क्या होता है, इक्वेटोरियल क्या होता है बेटा, एक्सेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द एक्सेस। जैसे हम बेटा ड्रा करते हैं, हमारे पास सपोज करिए ये माइनस क्यू चार्ज है और ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, और ये हमारे पास बेटा कोई सेंटर है इसका, मिडिल पॉइंट। तो इससे परपेंडिकुलर पास आउट होने वाली जो लाइन होगी, दैट इज अवर इक्वेटोरियल, राइट। ये डिस्टेंस बेटा आपकी कितनी है, ये पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, R है। कहाँ से, सेंटर से। और ये डिस्टेंस आप जानते हैं 2l ले ली जाएगी। क्लियर, 2l। अगर हम पॉइंट P को प्लस और माइनस दोनों चार्जेस से ड्रा करें तो कुछ ऐसा हमारा फिगर बन जाएगा। आपके पास ये डिस्टेंस R है बेटा, सेंटर से दोनों चार्ज की डिस्टेंस सेपरेटली l होगी, हमने ये क्रिएट कर दी। आप ये जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट्स मीन दिस एंगल इज 90 डिग्री। और अगर ये एंगल आपका 90 डिग्री है तो बेटा आप बताओ फिर ये वाली साइड क्या होगी। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दिस साइड विल बी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, हमने ये ड्रा कर दिया। ओके, हम इसमें भी बेटा कॉन्सेप्ट वही अप्लाई करेंगे। पॉइंट चार्ज की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और बाद में दोनों को ऐड कर देंगे, और जो आएगा दोनों का एडिशन वही हमारा नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P होगा। क्लियर? हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू किसकी वजह से बेटा, माइनस क्यू चार्ज। तो अगर हम माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो बेटा क्या होगा, हम सबसे पहले बाय द फार्मूला यूज करेंगे। एक बार फार्मूला तो लिखेंगे ही, तो बाय द फार्मूला। तो फार्मूला आपके पास क्या होता है, किसी पॉइंट चार्ज के लिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन बेटा R, राइट। तो अगर माइनस क्यू के लिए है तो V1 इक्वल्स बेटा आपके पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और माइनस क्यू के लिए क्या हुआ, माइनस क्यू अपॉन R की जगह क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, वही लिख देंगे हम लोग। क्लियर? अब हम फिर से यही लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज
मतलब बात वही लिखी है बेटा यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो बेटा ये यहाँ पे 10 लिख देंगे, 10 का मतलब बेटा क्या होता है इसी तरह, और इसी तरह में हमें दोबारा फार्मूला नहीं लिखना पड़ेगा। तो फार्मूला नहीं लिख के हम डायरेक्ट लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, तो यहाँ पे क्यू रहेगा, और डिस्टेंस क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ, तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये लिखी है, वही हमारी डिस्टेंस है, और माइनस क्यू के लिए यही डिस्टेंस है तो वही लिखी है, बस चेंज क्या है, वो चार्ज प्लस क्यू है तो प्लस क्यू लिखा है, वो ये वाला माइनस क्यू है तो माइनस क्यू लिखा है। क्लियर? सो नेट पोटेंशियल ऑन पी, नेट पोटेंशियल एट पी, अगर नेट पोटेंशियल हम कैलकुलेट करना चाहें तो बेटा क्या होगा, V इक्वल्स V1 प्लस V2 हो जाना चाहिए। दोनों पोटेंशियल क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, अलजेब्रिक मेथड यानी जो नॉर्मल मेथड होता है उसी से ऐड होंगी, तो V1 प्लस V2, तो बेटा V1 की जगह हम ये जो माइनस है इसको हम बाहर लिख देते हैं, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा क्या आ जाएगा, Q अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और बेटा प्लस V2 की जगह हम क्या लिख देंगे, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर? बेटा मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, सिंबल अपोजिट है, इसका मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और गौर से देखें तो हमारा नेट पोटेंशियल ऑन पी क्या आ जाएगा, 0। Hence, it is clear that the electrostatic potential at equatorial position due to a dipole is always 0. Clear? अब बेटा पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे 0 होता है, तो इसकी वजह से आपको हैबिचुअली पेपर में ये नहीं बोलेगा कि आप इक्वेटोरियल पोजीशन पर आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर दीजिए, बहुत कम पूछा क्या जाता है। जैसे ऐसा ही एक कोई फिगर बना देगा ट्रायंगल शेप में, सारे चार्ज और उनकी डिस्टेंसेस प्रोवाइड कर देगा आपको। सपोज करिए कोई पॉइंट यहाँ पे बना दिया उसने ए, और कोई पॉइंट यहाँ पे बना दिया बी, और इनकी भी डिस्टेंस आपको सेंटर से प्रोवाइड कर देगा, और बोल देगा किसी भी चार्ज को, मान लीजिए 5 कूलाम को, बोल देगा 5 कूलाम चार्ज को ए से बी तक ले जाने में वर्क कितना होगा, ए से बी तक डिस्प्लेस करने में वर्क डन ऑब्टेन कर दीजिए आप। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा, तो बेटा वर्क डन इक्वल्स क्या होता है, Q इंटू डेल्टा वी, यानी चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है ना। W इक्वल्स चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो बेटा चार्ज कुछ भी है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। आप जानते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल क्या होता है, 0, तो अगर 2 पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं तो उन पे चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, 0 ही होगा। तो जब 0 हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा जो चेंज इन पोटेंशियल से, तो चार्ज कितना भी हाई हो वर्क डन क्या आएगा आपका, 0 आएगा। तो हेंस ये चीजें से आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका पेपर में ऐसी चीजें मोस्टली आती रहती हैं। क्लियर? अगर आपको नहीं पता है तो आप पूरा प्रोसेस करेंगे, पोटेंशियल निकालने का ट्राई करेंगे, हालांकि वो बाद में आएगा 0 ही, लेकिन उतना आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको पता है आप सीधा सा एक लाइन लिख देंगे कि एज वी नो दैट द पोटेंशियल इज 0 एट इक्वेटोरियल पोजीशन, सो द पोटेंशियल एट ए एंड बी विल 0, सो द पोटेंशियल डिफरेंस विल आल्सो बी 0, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो W इक्वल्स Q इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी 0 है तो मतलब Q इंटू 0 यानी W इक्वल्स 0, और इस तरह से हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। ये हमारी दूसरी सिचुएशन हो गई इक्वेटोरियल पोजीशन की। अब हम तीसरी सिचुएशन के लिए आगे बात करते हैं। तीसरी सिचुएशन हमारी कौन सी होगी, एट एनी पॉइंट, मतलब अभी हमारी ये जो दोनों सिचुएशंस थी बेटा ये स्पेसिफिक थी, किसी एक सर्टेन वैल्यू के लिए ही थी। पहली वाली एक्सेस पे थी, दूसरी वाली इक्वेटोरियल पे थी, और थर्ड वाली जो होगी वो किसी भी पॉइंट के लिए हमारे पोटेंशियल को ऑब्टेन करेगी, पोटेंशियल क्रिएट करेगी, राइट। जैसे यहाँ पे आप माइनस क्यू चार्ज ले लें ये, और ये आपका प्लस क्यू चार्ज है बेटा, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 2L है। तो क्या ये हमारा डाइपोल है? हम इसके सेंटर O से, ये सेंटर है हमारा, सेंटर O से
किसी भी एंगल पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज करिए ये पॉइंट हमारे पास P है जो कि स्मॉलर डिस्टेंस पे, और ये एंगल हमारे पास क्या बन रहा है, थीटा, राइट। ये हमारा सेंटर है और ये एंगल थीटा है। बेटा ना तो वो पॉइंट एक्सियल पोजीशन पे है और ना ही वो पॉइंट बेटा आपका कहाँ है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। और जब ना एक्सियल पे है ना इक्वेटोरियल पे है तो कहीं कोई जनरल पॉइंट है, और हमें इस जनरल पॉइंट P पे क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल। ठीक, अच्छा ये बताइए जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती है। भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल तो एक सिस्टम है, उसका रोल कौन प्ले करता है, उसका एक मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है। और डाइपोल मूवमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो -q से +q चार्ज होती है। मतलब जो p वेक्टर की डायरेक्शन होगी p वेक्टर की, वो ये होगी कि नहीं होगी, क्लियर है। अब p वेक्टर की डायरेक्शन आपकी ऐसे है बेटा, ये 2l को हटा देते हैं, हमें इस 2l का कोई रोल नहीं है फिलहाल। हमारी p वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है, और आप जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को आप दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। आप 11th में भी पढ़ चुके हैं और पिछले वाले चैप्टर पर मैंने खुद आपको एक्सप्लेन किया था। बेटा कोई भी वेक्टर है उसे हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में एंगल होता है उधर cos थीटा कंपोनेंट, और उसके अनदर जो कंपोनेंट होगा उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट हो उधर sin थीटा कंपोनेंट यूज होगा। तो जैसे ये cos P है, अगर हम इसको इस थीटा की डायरेक्शन में एक कंपोनेंट ब्रेक करें ऐसे ये, तो ये कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इस डायरेक्शन में P cos थीटा हो जाना चाहिए, राइट। भाई ये थीटा एंगल है, जिधर एंगल उधर cos थीटा, तो बेटा इधर p वेक्टर है तो p वेक्टर को एक कंपोनेंट क्या हो गया, cos थीटा, और इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर बेटा दूसरा एक कंपोनेंट होगा हमारे पास जो कि क्या होगा, p sin थीटा होगा। उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। ऐसा मत सोचना कि इसकी डायरेक्शन में ऐसे बना दें, नहीं बेटा, आप जानते हैं कि जो कंपोनेंट लिए जाते हैं वो ऑलवेज इस तरह से लिए जाते हैं कि जिस रियल वाले वेक्टर को आप कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं वो दोनों के बीच में ही कहीं एग्जिस्ट करे। तो यहाँ पे देखिए p sin थीटा और p cos थीटा के बीच में ही आपका p एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। अब बेटा वास्तव में आप बात करें तो आपके पास p वेक्टर जैसा कुछ नहीं है, या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p कुछ नहीं है। उसके दो कंपोनेंट रोल प्ले करेंगे, एक p cos थीटा और एक p sin थीटा। क्लियर, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा गौर से देखिए, जो p cos थीटा वाला कंपोनेंट है, या जो p cos थीटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इस डाइपोल के रेस्पेक्ट में हमारा पॉइंट p जो है एक्सियल पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है, एक्सिस पे, राइट। और p sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है उसके रेस्पेक्ट में हमारा पॉइंट p जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये मतलब जो थ्योरी है इसे हम ऊपर एक्सप्लेन कर दें तो उसके बाद हम सीधा सा निकाल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये बेटा कौन सा केस है, थर्ड है, एट एनी पॉइंट। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एट एनी पॉइंट हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक। तो अब हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू किसकी वजह से बेटा, P cos थीटा कंपोनेंट, P cos थीटा कंपोनेंट। तो अगर हम P cos थीटा कंपोनेंट की वजह से हम बात करते हैं तो P cos थीटा के लिए आपने क्या कहा है कि एक्सियल पोजीशन पे है, तो हम बाई द फार्मूला यूज कर सकते हैं, बाय द फार्मूला। तो बाय द फार्मूला की अगर हम बात करें तो बेटा v इक्वल्स फार्मूला हमारे पास एक्सियल का क्या होता है, 1/4πε0, और बेटा p/r² होता है, हमने अभी कैलकुलेट किया था। तो अगर इसकी वजह से हम v1 मान लें, किसकी वजह से, p cos थीटा कंपोनेंट की वजह से, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r²। भाई p cos थीटा का सेंटर भी तो इसी का सेंटर होगा, और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है, तो p cos थीटा अपॉन r² हो जाएगा v1। और अगर हम यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट p ड्यू टू p sin थीटा कंपोनेंट कैलकुलेट करना चाहें
p sin थीटा कंपोनेंट, तो बेटा v इक्वल्स क्या आ जाएगा 0 v2। क्यों? ब्रैकेट में चाहो तो लिख देना, ऊपर हालांकि आप एक्सप्लेन कर ही चुके होंगे कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे है p sin थीटा के लिए, तो ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो इक्वेटोरियल पोजीशन, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपका जो पोटेंशियल होता है वो आपका ऑलवेज 0 होता है, तो v2 क्या हो गया आपके पास 0। सो नेट पोटेंशियल एट p, अगर नेट पोटेंशियल निकाला जाए तो बेटा v इक्वल्स क्या हो जाएगा v1 प्लस v2 हो जाएगा। भाई नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा v1 प्लस v2, और नेट पोटेंशियल अगर v1 प्लस v2 है तो v1 की वैल्यू आप रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, प्लस v2 की जगह बेटा आप क्या रखेंगे 0, v इक्वल्स, तो गौर से देखिए आपके पास v की वैल्यू वो 0 का कोई रोल नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास क्या आ जाएगा p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। दैट इज अवर पोटेंशियल एट एनी पॉइंट जनरेटेड बाय अ डाइपोल। किसी भी डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होगा किसी भी पॉइंट पे, उसकी वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। राइट, ये तो बेटा हमने किया एट एनी पॉइंट को बेटा डाइपोल मोमेंट को कंपोनेंट में ब्रेक करके, ये एक इजी मेथड है। इसमें आपको थ्योरी में ये जो भी बातें हमने आपको क्लियर की, इन्हें आपको थ्योरी में एक्सप्लेन करना होता है, और उसके बाद आप ये मेथड कर सकते हैं, इजी है। इसका एक मेथड और होता है, जरा अब हम लोग वो मेथड देखते हैं। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट। राइट, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे जैसे हमने ले लिया -q चार्ज, और इससे 2l डिस्टेंस पर +q चार्ज, बेटा दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होती है 2l ली जाती है डाइपोल में। ठीक, यहाँ से इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है P, जिसका पोजीशन वेक्टर बेटा हमारे पास क्या है, वेक्टर r है। क्लियर? अब अगर हमें इस +q चार्ज का पोजीशन वेक्टर चाहिए तो हम इसको ऐसे ड्रा करेंगे, और बेटा इसका जो एरो का सिंबल होगा ये किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा P पॉइंट की तरफ, और ये वेक्टर हमारे पास मान लेते हैं r2 वेक्टर है। क्लियर? और इसी तरह हम -q से पॉइंट P को ड्रा करेंगे, और पॉइंट P को ड्रा करने पे हमें जो वेक्टर ऑब्टेन होगा उससे हम नाम दे देते हैं कि ये वेक्टर हमारे पास बेटा क्या है, r1 वेक्टर है, और ये L वेक्टर के साथ थीटा एंगल ऑब्टेन कर रहा है। क्लियर? ये आपके पास बेटा क्या है, L है, डिस्टेंस ये भी L होगी और ये भी L होगी। राइट, अब हमें आप जानते हैं अगर हम पॉइंट चार्ज वाला मेथड यूज करें तो पॉइंट चार्ज से की वजह से अगर हमें पोटेंशियल ऑब्टेन करना है तो उस सिचुएशन में हमारे पास पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, जो कि बेटा r1 वेक्टर और क्या है r2 वेक्टर। r1 और r2 वेक्टर की हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए, जबकि हमें गिवन केवल क्या है, r गिवन है, q गिवन है, l गिवन है, थीटा गिवन है, r1 r2 नहीं गिवन। हमें r1 r2 चाहिए। बेटा ये एंगल थीटा है, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। अगर गौर से देखिए आप, जैसे आप सपोज करिए ये बेटा आपका यल वेक्टर है, राइट, और ये बेटा आपके पास r2 वेक्टर है, तो अगर आप देखें तो अगर इससे आप इसको ज्वाइन करते हैं, अगर आप इसके टेल से इसके हेड को ज्वाइन करते हैं तो ये बेटा जो r वेक्टर होगा ये दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। और बेटा आपका दोनों वेक्टर के बीच जैसे एक वेक्टर आपका यल ऐसे है और ये कैसे, ये आपका क्या है, ये यल है। अगर इसको आगे बढ़ा के ड्रा करें और r की डिस्टेंस वेरी हाई है तो बेटा ये एंगल भी तो हमारे पास क्या होना चाहिए, थीटा ही होना चाहिए। तो अगर ये एंगल भी हमारे पास थीटा है तो बेटा ये एंगल हमारे पास दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या लिया जाएगा, थीटा ही लिया जाएगा। क्योंकि बेटा आप जानते हैं कि यल के कंपेयर में r जो होता है वो वेरी लार्ज होता है।
तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, बाय वेक्टर एडिशन, बाय द प्रिंसिपल ऑफ, हम क्या करते हैं इस सिचुएशन में, बाय द प्रिंसिपल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर हम लोग वेक्टर एडिशन का प्रिंसिपल यूज करते हैं तो वेक्टर एडिशन का प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है बेटा, आर इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर, हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है फॉर्मूला, 2ab cos थीटा, राइट। अब इसके लिए अगर करेंगे तो हमारे पास आर, ये वेक्टर आर वेक्टर जो है ये क्या है हमारे पास रिजल्टेंट है एल वेक्टर किस और R2 वेक्टर का, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। अब अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम करें तो देखिए हमारे पास जैसे ये R वेक्टर है तो ये क्या है बेटा R2, और ये L वेक्टर जो था ये L वेक्टर और R2 का रिजल्टेंट था। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हम लिख सकते हैं R इक्वल्स, हमारे पास ये R वेक्टर है तो R इक्वल्स हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम पूरा ये लिख के इसको होल पावर 1/2 भी कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, R2 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2R2L cos थीटा, और होल पावर बेटा क्या लग जाएगा 1/2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है उसको 1/2 में कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर हम बेटा इस ब्रैकेट से R2 स्क्वायर बाहर निकालना चाहें तो बाहर निकालना चाहेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट के बाहर केवल R2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा क्या है 1/2। ठीक, यहाँ से निकाल लिया R2 स्क्वायर 1, यहाँ से अगर निकालोगे तो L स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा R2 आ जाएगा। क्लियर है, और यहाँ से इस टर्म से निकालोगे तो 2L cos थीटा, बेटा यहाँ पे केवल क्या है एक R2 है, आपने R2 स्क्वायर निकाला है तो एक R2 आपका क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में होल पावर 1/2 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। अच्छा एक चीज आप नोटिस करें यहाँ पे, तो बेटा आप जानते हैं यहाँ पे L अपॉन R2 स्क्वायर आएगा। आप जानते हैं कि हमारी L जो डिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल है, और जो डिस्टेंस R है या R1 R2 है वो वेरी लार्ज है। L अपॉन R, L जो न्यूमरेटर है L वो वेरी स्मॉल है, और जो डिनोमिनेटर है वो आपका वेरी क्या है लार्ज है। न्यूमरेटर अगर स्मॉल और डिनोमिनेटर लार्ज हो तो बेटा उसका जो रेशियो आएगा वेरी स्मॉल होगा, और अगर उसका भी स्क्वायर्स लगाओ यानी L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर्स, दैट्स मीन इट विल बी वेरी स्मॉल एंड इट कैन बी नेग्लेक्टेड, राइट। मतलब अगर हम इधर साइड में लिखें R इज ग्रेटर देन L स्क्वायर, R इज ग्रेटर देन L, तो R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर, देन इट्स मीन R स्क्वायर R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर जो होगा वो लेस देन 1 होगा कि नहीं होगा, मतलब इसकी वैल्यू 1 से बहुत स्मॉल होगी। तो ऐसी वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इधर हमारे पास बेटा ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, R2 ब्रैकेट में 1 प्लस 2L cos थीटा अपॉन R2, और ब्रैकेट के बाहर होल पावर 1/2 है। ठीक, बायनोमियल थ्योरम, आपने बायोनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी। बायनोमियल थ्योरम में जब एक्सपेंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करके इसकी हाई पावर्स वाले फैक्टर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो क्यों करते हैं, आप लोगों ने 11th में बायनोमियल थ्योरम मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी है तो मैं आपको फिजिक्स में जितनी यूज होती है उतनी बता देता हूँ। फिजिक्स में केवल इसका एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कि आपका एक टर्म जो हो 1 हो और जो दूसरा टर्म हो उसका न्यूमरेटर मतलब स्मॉल और डिनोमिनेटर हाई हो। बात समझ रहे हैं, एक टर्म बाइनोमियल में हमेशा 2 टर्म होंगे और उनकी पावर में कुछ लगा होगा।
उनमें से एक टर्म अगर 1 हो और दूसरा टर्म आपका जो हो उसका न्यूमरेटर स्मॉल और डिनोमिनेटर लार्ज हो, तो ऐसे में जब हम एक्सपेंड कर रहे होते हैं तो जो पावर लगी होती है वो सेकंड टर्म में डायरेक्टली मल्टीपल के फॉर्म में आ जाती है और बाइनोमियल थ्योरम का फिजिक्स में मतलब नहीं है। हालांकि इसका एक्सपेंडेशन अगर देखेंगे तो मैथ में मिलेगा, पूरा एक चैप्टर है, काफी लार्ज है, उसको आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे फिजिक्स में केवल इतनी ही बात होती है R2 जैसे, और इसमें इसको अगर लेके आएंगे तो 1 प्लस, जैसे बेटा ये यहाँ पे 1/2 आ जाएगा ये पावर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2l cos थीटा अपॉन बेटा क्या आ जाएगा R2, और यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम इसको आगे देखें तो इधर देखिए हमारे पास R इक्वल्स क्या आ गया R2, बेटा ब्रैकेट के अंदर इसको भेज दें तो R2, और इसमें जब R2 जाएगा तो R2 से R2 कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा L cos थीटा। तो अगर इस बात को हम लिखना चाहें तो बेटा R2 की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो R2 इक्वल से बेटा क्या निकाल सकते हैं L cos थीटा, R2 इक्वल्स, क्लियर। R2 इक्वल्स क्या आएगा आपके पास R माइनस L cos थीटा। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगर इसके लिए करेंगे R1 के लिए, अगेन अगर हम करें किसके लिए R1 के लिए, तो फिर ये क्या बनेगा R इक्वल्स बेटा ब्रैकेट में बनेगा R1 स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2R1 L cos थीटा। लेकिन बेटा गौर से देखिएगा यहाँ पे थीटा ना आके क्या आएगा एंगल 180 माइनस थीटा आएगा, क्योंकि यल आपका इधर होगा और आर आपका इधर होगा और दोनों का रिजल्टेंट हमारा क्या है आर वेक्टर है, क्लियर। तो यहाँ पे 180 माइनस थीटा आ जाएगा, तो 180 माइनस थीटा, क्लियर। होल पावर बेटा आपके पास 1/2 रहेगी। बेटा जब आप करेंगे तो गौर से देखिए cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, तो यहाँ पे माइनस cos थीटा आएगा, बाकी पूरा टर्म आपका सेम एज रहेगा। यहाँ पे ये बेटा क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे R1 इक्वल्स बेटा आपके पास क्या आ जाएगा R प्लस L cos थीटा। मतलब इससे आपको ये मतलब ऐसे ही पूरा सॉल्व करेंगे, उसमें भी बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, और पूरा जब करेंगे तो आपके पास R1 की वैल्यू आएगी R प्लस L cos थीटा। अब आपके पास बेटा R2 भी आ गया है, R1 भी आ गया है। अब आप इसके आगे कर सकते हैं, फिगर हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। बस ये याद रखिए इधर माइनस क्यू है और इधर प्लस क्यू है। अगर हम देखें पोटेंशियल, अगर हम क्या करें पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो अगर माइनस क्यू चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल देखें तो V1 इक्वल्स बेटा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा अपॉन में क्या आएगा माइनस, ऊपर न्यूमरेटर माइनस क्यू और डिनोमिनेटर में R1 आएगा, और R1 की वैल्यू आप लोग देख चुके हैं R प्लस क्या है L cos थीटा। बेटा इतना लॉन्ग डेरिवेशन में जरूरी नहीं कि हम फार्मूला लिखें, राइट भाई, फार्मूला आप जानते हैं, चाहे लिख दीजिएगा बाय द फार्मूला V इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, अगला स्टेप में लिख दीजिएगा ये, ठीक है। और इसी तरह हम लोग अगर पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज अगर देखना चाहें तो प्लस क्यू चार्ज बेटा प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Q अपॉन मतलब प्लस क्यू आएगा, और नीचे क्या आएगा R2, और R2 की जगह R माइनस L cos थीटा, ठीक है। मतलब माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस R1 थी तो R1 की वैल्यू रखी, इसमें R2 थी R2 की वैल्यू रख दी। सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, अगर नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P देखना है तो V इक्वल्स बेटा आपके पास क्या होगा V1 प्लस V2। अब हम क्या करेंगे दोनों की वैल्यूज को पुटअप करके ऐड कर देंगे, देखिए कैसे। V इक्वल्स V1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस L cos थीटा है, और इसकी वैल्यू जो हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और Q अपॉन क्या है बेटा R माइनस
L cos थीटा है। देख रहे हैं? क्लियर? तो अगर हम यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, Q अपॉन, ये माइनस वाला टर्म बाद में लिख देंगे, पहले प्लस वाला लिखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा R माइनस L cos थीटा, ठीक, और माइनस वाला टर्म बाद में लिखते हैं तो माइनस R प्लस L cos थीटा। अब बेटा फिर इधर ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो हमारे पास है एज ही लिखा रहेगा, अंदर हमारे पास दोनों का मल्टीपल आपके पास एलसीएम होगा तो R माइनस L cos थीटा और ये हो जाएगा R प्लस L cos थीटा, ठीक है। ये वाला टर्म इधर जाएगा तो बेटा क्या बनेगा R प्लस L cos थीटा, और माइनस लगा के ये वाला टर्म आएगा तो देखो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, तो माइनस का R और प्लस का बेटा क्या आ जाएगा L cos थीटा। तो बेटा गौर से देखो तो R से R कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचेगा 2L cos थीटा और नीचे बेटा वही कॉन्सेप्ट बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इसको देखेंगे आप तो ये क्या बनेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, मतलब हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज आप बताओ, चूंकि R स्क्वायर के रिस्पेक्ट में L स्क्वायर R जो होता है, R के रिस्पेक्ट में L की वैल्यू क्या होती है, L की वैल्यू बहुत छोटी होती है R के रिस्पेक्ट में, R इज ग्रेटर देन L, तो R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर। तो R स्क्वायर के रेस्पेक्ट में L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा वाले टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू जो होती है cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। इसका मतलब L स्क्वायर की वैल्यू को cos थीटा जो होगा वो हमेशा डिक्रीज ही करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? 1 से ज्यादा होती नहीं कि कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो L स्क्वायर की कुछ सर्टेन वैल्यू मतलब इनफ वैल्यू आ जाएगी, ऐसा है नहीं। 1 से बिलो होगी और 1 से बिलो वैल्यू को क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा, और अगर डिक्रीज करेगा तो हम इस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा वाले टर्म को पूरे को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम बेटा नेग्लेक्ट कर दें तो v इक्वल से बेटा इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ जाएगा आपके पास q इंटू 2L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। और अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं, क्योंकि Q इंटू 2L जो होता है आपके पास ये बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इसको लिखेंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा ये क्या आ जाएगा P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, और यही बेटा एट एनी पॉइंट के लिए पोटेंशियल हमारा होता है। हम लोग इतना मैथमेटिकल ना करके थोड़ा सा थ्योरी इंक्लूड करके फर्स्ट मेथड में इसे इजिली कर लिया था, और इससे हम लोग सेकंड मेथड के फॉर्म में करते हैं। इसमें मोस्टली आपका मैथमेटिकल फॉर्म इन्वॉल्व है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।